शादी हर लड़की के लिए एक नई शुरुआत होती है। संध्या के लिए भी ये दिन खास था। बचपन से जिस राजकुमार की कल्पना की थी, आज उसी के साथ उसने फेरे लिए थे। विवेक शांत और समझदार स्वभाव का लड़का था। संध्या के माता पिता को तसल्ली थी, बेटी को अच्छा घर मिल गया। नई दुल्हन की आरती उतारते वक्त विवेक की मां ने संध्या से कहा, बहू, अब इस घर की शान हो तुम। बस ये बात साबित करने में देर मत करना। हाँ माँ जी, मैं आपकी हर एक उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। पूरा दिन शादी के रस्मों और शगुनों में बीत गया था। शाम ढलते ढलते घर में शांति छा गई। रात को संध्या ने खुद को शादी की पहली रात के लिए तैयार किया था। हल्की लाल साड़ी, खुले बाल और माथे पर सिंदूर। कुछ ही देर में विवेक कमरे में आया। संध्या को देखकर उसने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, तो अब ऑफिशियली मेरी पत्नी बन गई हो तो कैसा लग रहा है मैडम संध्या? थोड़ा अजीब, थोड़ा अच्छा और थोड़ा डर भी लग रहा है। डर? और वो भी मुझसे? नहीं, नया माहौल, नए रिश्ते, सब कुछ नया है ना। सब कुछ एक दिन में बदल गया। मेरा घर एक ही दिन में पराया हो गया। विवेक ने प्यार से संध्या का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अचानक संध्या ने झटके से पीछे हटते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, प्लीज। मेरे पास मत आना। मैंने कहा ना, मत आना मेरे पास। तुम्हें डर लग रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे नहीं पता, बस तुम दूर रहो मुझसे। हाँ ठीक है बाबा, इतना क्यों डर रही हो? डोंट वरी। तुम एक काम करो, थोड़ा पानी पी लो और शांति से सो जाओ। कल बात करते हैं, ओके? विवेक ने कमरे में रखा पानी का गिलास उठाया ही था तो अचानक संध्या की नजरें दरवाजे की तरफ फिक्स हो गई और वो एकटक दरवाजे की तरफ देखने लगी। विवेक कुछ समझ पाता उससे पहले ही संध्या जमीन पर बैठ गई। दोनों पैर मोड़कर, सिर झुकाकर कुछ बुदबुदाने लगी। तेरे परिवार का वक्त पूरा हो गया है। मैं लौट आई हूँ और अब मेरा बदला मैं लेकर ही रहूंगी। विवेक सन्न रह गया था। उसकी नई दुल्हन, जो कुछ मिनट पहले तक मुस्कुरा रही थी, अब जमीन पर बैठकर किसी और आवाज में बात कर रही थी। संध्या, ये क्या बोल रही हो तुम? देखो, ये मजाक अच्छा नहीं है। उठो संध्या, चलो उठो। लेकिन संध्या का चेहरा अब शांत नहीं था। उसकी आंखें अध खुली थी और लहजा बदल चुका था। विवेक मन ही मन डर गया था। उसने संध्या के चेहरे पर पानी छिड़का तो अचानक से संध्या की आंखें बंद हो गईं और वो वहीं फर्श पर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विवेक हिम्मत करके संध्या के पास आता है, उसकी नब्ज चेक करता है। उसकी धड़कन नॉर्मल थी और सांसें भी, लेकिन वो बेहोश लग रही थी। संध्या ने शायद ज्यादा ही स्ट्रेस लिया है। थकान के कारण ऐसा होना मुमकिन है। कोई नहीं, कल सुबह बात करता हूँ उससे। अगली सुबह जब संध्या की आंख खुली तो उसे कुछ भी याद नहीं था। न रात की बातें, न फर्श पर बैठना और न विवेक को धक्का देना। विवेक, मेरा सर दर्द कर रहा है और मुझे कुछ भी याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ था। कुछ नहीं संध्या, बस शायद थक गई थी तुम। विवेक ने झूठ बोल दिया। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि जो हुआ वो सपना था या हकीकत, लेकिन ये शुरुआत भर थी। विवेक की मां मंदिर चली गई थी। घर पर अब सिर्फ विवेक और संध्या थे। दोनों हॉल में सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। चलो आज मैं मेरी संध्या मैडम के लिए स्पेशल चाय बनाता हूँ, तब तक तुम टीवी ऑन करो और कोई अच्छी सी फिल्म लगा दो। संध्या मुस्कुराई, फिर रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया। टीवी ऑन होते ही कुछ पल के लिए स्क्रीन ब्लैक रही, फिर अचानक नो सिग्नल का मैसेज झलकने लगा। संध्या चैनल बदलने ही वाली थी कि अचानक स्क्रीन पर कुछ अजीब सा दिखा। एक औरत थी, सफेद साड़ी में, बाल उलझे हुए और आंखें सीधी संध्या की तरफ। वो औरत कुछ बोल रही थी, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि टीवी से आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत सीधा संध्या से बात कर रही हो। तू मेरी जगह नहीं ले सकती, अब मैं भी यही हूँ। संध्या के हाथ पांव कांपने लगे, उसका गला सूख गया। डर से कांपती हुई संध्या भागती हुई किचन में पहुंची। वहां विवेक खड़ा था, स्टोव पर चाय चढ़ा रहा था।
संध्या ने बिना कुछ कहे उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। विवेक, टीवी पे एक औरत थी, अजीब सी। वो मुझे देख रही थी, जैसे मुझसे बात कर रही हो और जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। विवेक चुप था, वो हिला तक नहीं। संध्या की आंखें बंद थीं, वो कांप रही थी, सांसें बेकाबू थीं, और तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। संध्या, क्या हुआ? मैं तो यहाँ हूँ, बाहर नींबू ढूंढ रहा था। किससे बातें कर रही हो? संध्या की रूह कांप गई। जिसे वो पकड़े हुए थी वो कौन था? वो जिस इंसान को पीछे से पकड़े खड़ी थी वो अब वहां नहीं था। उससे करीब 5 फुट दूर दरवाजे के पास विवेक खड़ा था। संध्या को एक पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आया। उसने हैरानी से विवेक को देखा और कांपती आवाज में कहा, विवेक, तुम तो वहां थे? फिर मैं जिसे अभी पकड़ रही थी वो कौन था? वो क्या था विवेक? वो यहाँ था, बिल्कुल मेरे पीछे। मैंने महसूस किया था, मैंने उसका शरीर, उसकी सांसें, सब कुछ महसूस किया था। क्या? तुम क्या कह रही हो संध्या? मैं तो नींबू लेने बाहर गया था, तुम यहाँ अकेली थी? संध्या, तुम बैठो, मैं पानी लाता हूँ। क्या तुमने कोई सपना देखा था? संध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। विवेक ने फौरन एक पारिवारिक डॉक्टर को बुलाया था। जब से संध्या विवेक से शादी करके उस घर में आई थी, कुछ न कुछ अजीब जरूर हो रहा था। शुरुआत में तो उसने सोचा नया घर है, नए लोग हैं, इसलिए मन शायद थोड़ा असहज है। लेकिन धीरे धीरे हर दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था जिसे वो समझा नहीं पा रही थी। कभी अचानक बत्ती का बुझ जाना, कभी कमरे में अजीब सी गंध आना, और अब ये महसूस होना कि उसके पीछे कोई खड़ा है। संध्या का मन अब धीरे धीरे ये मानने लगा था, ये घर वैसा नहीं है जैसा बाहर से लगता है। देखिए संध्या जी, जो आप महसूस कर रही हैं, जैसे डर लगना, अजीब सपने आना या कुछ सुनाई देना, ये सब किसी भी इंसान को हो सकता है, खासकर जब जिंदगी में बड़ा बदलाव हो। मैं आपको कुछ हल्की नींद की दवाइयां दे रहा हूँ, बस कुछ दिन लीजिए, आराम कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है आप बहुत जल्दी ठीक महसूस करेंगी। डॉक्टर के जाने के बाद संध्या नींद की गोलियां लेकर सो गई। कुछ देर बाद संध्या अंधेरे में एक लंबा कॉरिडोर पार कर रही थी। हवा बहुत ठंडी थी। हर कदम पर चूड़ियों की खनखनाहट और पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी पीछे से किसी औरत ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और घसीटने लगी ऊपर के कमरे की तरफ। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रही हो? औरत ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ संध्या को घर के ऊपर वाले बंद कमरे की ओर घसीटा। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर सिर्फ अंधेरा था और दीवार पर सिंदूर से लिखा था, संध्या उसे पढ़ पाती। इतने में उसकी आंख खुल गई। सपना, ये सपना था, लेकिन इतना असली। उठकर बैठ गई, पानी पिया, लेकिन मन बेचैन था। उसके भीतर एक अजीब सा खिंचाव था, उसी कमरे की ओर जो इस घर में सबसे ऊपर है और जहां उसे कभी जाने नहीं दिया गया। संध्या धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती है। हर सीढ़ी पर लकड़ी चरमरा रही है। घर की सारी बत्तियां बंद हैं। सिर्फ छत से आती चांदनी उस कमरे के दरवाजे पर पड़ रही है। वो सामने खड़ी होती है। आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो मुझे कभी किसी ने नहीं बताया? वो दरवाजा खोलना चाहती थी, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। वो हताश होकर दरवाजे से पीछे हटने लगी। तभी एक हवा का झोंका आया और अचानक एक फोटो उड़कर सीधा संध्या के पैरों के पास आ गिरता है। संध्या ने फोटो उठाई और उस पर जमी धूल को पोंछा तो उसमें विवेक था। शादी की पोशाक, मुस्कुराता हुआ चेहरा। उसके बगल में खड़ी थी एक अनजान लड़की, लाल जोड़े में, लेकिन फोटो आधी जली हुई थी। ये तो विवेक है। और ये लड़की कौन है? ये कहीं विवेक पहले से शादीशुदा तो नहीं? संध्या के हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, मुझसे क्या छुपाया गया है और क्यों? सुबह होते ही संध्या ने सबको लिविंग रूम में बुला लिया। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। हाथ में वही फोटो थी। गुस्से और टेंशन से संध्या का दिमाग फटा जा रहा था। संध्या ने विवेक की तरफ फोटो लहराते हुए कहा, ये क्या है विवेक? कौन है ये लड़की? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? और इसके बारे में मुझे अब तक किसी ने कुछ भी क्यों नहीं बताया? संध्या,
मैं तुम्हें बताने वाला था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और आप लोग शादी से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे ये जानने का हक है कि इस घर में पहले क्या हो चुका है? किसी और के साथ फेरे लिए थे ना आपने विवेक? क्यों छुपाया गया मुझसे ये सब? क्योंकि वो लड़की इस घर के काबिल नहीं थी। काव्या गरीब घर की चालाक औरत थी, सीधी सादी दिखने वाली, लेकिन असल में अंदर से बिल्कुल सड़ी हुई थी। क्या आप लोग मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि ये फोटो आधी जली क्यों है? उसे हमने खुद जलाया था। उस औरत की कोई याद इस घर में नहीं बचनी चाहिए थी संध्या। हम उसे अपनाना नहीं चाहते थे, लेकिन विवेक ने जिद की तो शादी हो गई। और शादी के कुछ ही हफ्तों बाद उसके असली रंग सामने आ गए। कमरे की हवा जैसे थम गई थी। संध्या के सवाल सबके सामने थे और विवेक की मां अब और कुछ छुपाने के मूड में नहीं थी। विवेक की मां ने काव्या की कहानी बताना शुरू किया। काव्या, पहली बार जब उसे देखा था तो एकदम सीधी सादी लगी। बड़ी शांत सी लड़की थी। शादी को 2-3 हफ्ते ही हुए थे, तब तक सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर अचानक चीजें बदलने लगी। हर शुक्रवार को वो अपने कमरे में घंटों बंद रहती थी। अंदर से अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कोई धीमे स्वर में मंत्र पढ़ रहा हो। पर कभी कभी ऐसी हंसी सुनाई देती थी जो इंसान के रोंगटे खड़े कर दे, जैसे कोई परछाई कमरे में बैठी हंस रही हो, बहुत डरावनी। और फिर जब वो बाहर निकलती तो उसके चेहरे पर एक अजीब शांति होती थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तब से ही शक होने लगा था, कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की में। एक दिन वो बोली, माँ जी, मैं कभी बूढ़ी नहीं होऊंगी, हमेशा ऐसी ही रहूंगी, जवान। और फिर एक दिन कहा, अगर किसी मर्द की आत्मा अपने वश में कर ली जाए तो मौत पास नहीं आती, उम्र रुक जाती है वहीं। शुरू में संध्या की मां को लगा बस ऐसे ही किसी किताब की बातें कर रही है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। पर ऐसे की डर तब लगा जब गांव में भी बातें फैलने लगी। रामपाल मास्टर, जिसने उसे कॉलेज में रिजेक्ट किया था, उसका दिमाग घूम गया। वो लोगों के सामने चिल्लाता, वो मेरे सपनों में आती है, मेरी जान खींच रही है। 3 महीने बाद उसकी लाश कुएं के पास मिली। चेहरा पूरा सूजा हुआ था, जैसे किसी ने उसे अंदर से निचोड़ दिया हो। और पंडित दुबे, जिसने शादी से पहले काव्या की कुंडली में दोष बताया था, अचानक बोलना ही बंद कर दिया। बस चुपचाप बैठा रहता था, जैसे उसकी आत्मा ही छीन ली गई हो। क्या ये सब उसका किया था? मैं नहीं कहती कि सब उसी ने किया, लेकिन ये सब उसके आने के बाद ही शुरू हुआ। और फिर एक रात कमरे की दरार से रोशनी बाहर आ रही थी। वो जमीन पर बैठी थी, पूरे शरीर पर सफेद भभूत, बाल खुले हुए, सामने जलता दीपक उल्टा रखा था और वो कुछ बुदबुदा रही थी। इस घर के सारे पुरुष अब मेरे होंगे, कोई मुझसे छूटेगा नहीं, मेरी शक्ति कभी नहीं घटेगी। संध्या की सांसें रुकने लगी थी, शरीर पसीने से भीग रहा था। विवेक की मां भी बोल ही रही थी कि अचानक संध्या का बर्ताव अजीब होने लगा। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर संध्या ने अपनी गर्दन ऐसे मोड़ी जैसे किसी मशीन में झटका लग गया हो। संध्या, क्या हो? तुम ठीक तो हो? वो धीरे धीरे आंखें ऊपर चढ़ाती है और फिर हल्की सी हंसी हंसती है, फिर अचानक रोने लगती है और बुदबुदाना शुरू कर देती है। उसकी हड्डियां चटकने लगती है और उसकी आवाज काव्या जैसी होने लगती है। गला भारी, भारा हुआ। इतना झूठ, इतना घिनौना झूठ बोल देते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? संध्या, ये क्या कह रही हो तुम? ये क्या हो रहा है बेटा? संध्या, तुम ठीक हो ना बेटा? संध्या दीवार से सिर मारने लगी, फिर अचानक उठी और अपने बालों को नोचने लगी। माँ, पापा, कुछ करो यार, ये संध्या नहीं है। घर
घर में कोहराम मच चुका था। विवेक और उनके पापा ने मिलकर संध्या को रोका, उसे रस्सियों से बांधा गया और ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया गया। अब संध्या शांत थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थी, सीधी दीवार को घूरती हुई, जैसे किसी को देख रही हो। बस पापा, आप तुरंत बाबा के पास जाइए, ये डॉक्टर वोटो की बात नहीं है। अब मुझे तो लग रहा है काव्या की आत्मा वापस आ गई है, पर समझ नहीं आ रहा वो हमें नुकसान क्यों पहुंचाना चाह रही है। विवेक के पापा अब पूरी तरह टूट चुके थे। जो कुछ हो रहा था वो उनकी समझ से बाहर था। उन्हें लगा अब डॉक्टर नहीं, किसी ऐसे की जरूरत है जो इन बातों को सच में समझता हो। वो सीधे रुद्रभद्र बाबा के पास गए। वहां पहुंचते ही हाथ जोड़े और सारी बातें साफ साफ बता दी। संध्या का बदलना, काव्या की बातें और घर का अजीब माहौल। बाबा चुपचाप सुनते रहे और विकास के पापा के साथ उनके घर के लिए निकल गए। शाम होने को थी जब बाबा घर पहुंचे। दरवाजे पर रुककर उन्होंने गहरी सांस ली, जमीन पर हाथ रखा और बस आंखें बंद कर ली। उन्हें समझ आ गया था कि घर में कोई ताकत मौजूद है और वो बदला लेने के लिए लौट आई है। इस घर में सिर्फ एक नहीं, दो छायाएं हैं। एक जिसने दुख सहा है और दूसरी जिसने उसे पैदा किया है। चलो, मुझे ले चलो उस कमरे में। चलो बाबा, मैं आपको सीधा ऊपर ले चलती हूँ। बाबा, संध्या को एक कमरे में बांध कर रखा है। वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। नहीं, पहले उस कमरे का दरवाजा खोलो जो तुमने सालों से बंद कर रखा है, जहाँ काव्या की यादें हैं या शायद उसकी मौत की वजह। वो कमरा क्यों? वहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो डर क्यों रही हो? अगर मुझसे सच्चाई छुपाई तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सब लोग काव्या के कमरे की तरफ बढ़े। कमरे का ताला जंग खा चुका था। चाबी लगते ही एक ठंडी सी लहर पूरे घर में फैल गई। कमरा खुला। भीतर चारों ओर धूल थी, पुरानी किताबें बिखरी थी और एक कोने में जला हुआ घूंघट पड़ा था। दीवार पर आज भी सिंदूर की हल्की सी लकीर मौजूद थी, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। तांत्रिक बाबा ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर धीरे से आंखें खोली। हाँ, इस कमरे में तांत्रिक क्रिया जरूर हुई थी, लेकिन ये काव्या ने नहीं, किसी और ने की थी। क्या? किसी और ने? विवेक के पापा अब भी सदमे में थे। जो उन्होंने सुना वो उनकी सोच से बाहर था, पर घर के अलावा तो कोई आता जाता नहीं था। तो फिर काव्या के अलावा तंत्र क्रिया यहाँ और कौन कर सकता है? विवेक के पापा के मन की बात बाबा ने जान ली थी। चलो, अब ये सवाल काव्या से ही पूछते हैं कि वो क्यों लौट आई है और उसके साथ क्या हुआ है। सब लोग धीरे धीरे संध्या के कमरे की ओर बढ़े। कमरा खुला। संध्या कोने में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी और गले से कोई जानवर जैसी गुर्राहट की आवाज निकल रही थी। तांत्रिक बाबा सामने जमीन पर बैठ गए, आंखें बंद की, फिर उन्हें खोलते हुए बोले, बेटा, मैं जानता हूँ तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मुझे बस तेरी कहानी सुननी है अपनी जुबान से। आप कहानी नहीं सुनानी मुझे। मैं बदला लेने आई हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा बदला चाहिए। शांत हो जाओ काव्या। बदला लेकर क्या मिलेगा तुम्हें? जो माफ कर देता है वो सबसे बड़ा होता है। बाबा के शब्दों का असर कमरे की हवा पे साफ दिख रहा था। संध्या अब कांप रही थी, पर उसकी आंखें अब किसी गहरे दुख से भरी थी। जिसने भी तेरे साथ अन्याय किया उसे माफ कर दे। तेरी असली कहानी आज तक किसी को नहीं पता। दुनिया ने तेरे बारे में जो झूठ सुना बस वही सच मान लिया। अब कमरे में खामोशी छा गई थी। संध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो पलके भी नहीं झपका रही थी। फिर काव्या की आत्मा ने बोलना शुरू किया। काव्या की जिंदगी में खुशियां और इज्जत अब बस एक सपना बनकर रह गई थी। उसके जीवन में रह गया था तो सिर्फ ताना, तिरस्कार और बेइज्जती की दहलीज पर हर रोज उसकी आत्मा को रौंदा जाता था। एक दिन उसकी मां मिलने आई थी। उनके खाली हाथ देखकर उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया गया और काव्या के सामने ताना पड़ा, बोल देना अपनी मां से, अब कुछ देने की औकात नहीं है तो इस घर का दरवाजा उनके लिए हमेशा के लिए बंद है। मैं रात रात भर जागती थी, सोचती रहती, क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने एक अमीर लड़के से प्यार किया? एक बार मैंने विवेक से पूछा, अगर मैं अमीर होती तो क्या तब माँ मुझे बहू मानती? उसने नजरें झुका ली और कुछ नहीं कहा। वो चुप्पी
शायद मेरे लिए सबसे बड़ा जवाब था। संध्या ने हमेशा सबका सम्मान किया, सबकी सेवा की, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? बस ताने, अपमान। माँ बहुत खुश थीं जब उन्होंने सुना कि मेरी शादी तय हो गई है। हमारे घर में पहली बार किसी ने दुल्हन का सपना देखा था। मैंने भी सोचा अब शायद मेरी किस्मत बदल जाएगी। विवेक की माँ के विरोध के बावजूद विवेक ने जिद करके काव्या से शादी की थी। शादी हुई, लेकिन घर ने कभी उसे अपनाया नहीं। सुहागरात की रात थी। मैं सिंदूर लगाए, नई चूड़ियां पहने, चुपचाप कमरे में बैठी थी। मन में हजार ख्याल थे। तभी उनकी माँ आई, दरवाजा खोला और ताना मार, ज्यादा सपने मत देख। तेरे जैसे गरीब की औकात इस घर में एक नौकरानी की है और तुझे वैसे ही रहना होगा। क्या शादी करके मैंने कोई गुनाह किया था? दूसरे दिन सुबह चाय बनाने में जरा सी देर हो गई थी। उन्होंने कप मेरे हाथ से छीन कर जमीन पर दे मारा और गुस्से से चिल्लाई, दहेज में गाड़ी तो नहीं ला सकी, अब क्या घर के काम भी तेरा बाप आकर करेगा? भीख मंगी कहेगी। मेरी आंखें भर आई, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। बस चुपचाप जमीन पर बिखरे कप के टुकड़े समेटने लगी, जैसे मैं अपने टूटे हुए सपनों को बटोर रही थी। इस सब के बावजूद सबसे ज्यादा वो तब टूटी जब उसकी मां बीमार पड़ी थी। संध्या ने बस एक बार, सिर्फ एक बार मायके जाने की इजाजत मांगी थी, और जवाब में सास ने कह दिया, अच्छा है, मर जाने दे उस भिखारन को, और तू मायके जाएगी तो घर का काम क्या तेरा बाप आके करेगा? संध्या अपनी मां को आखिरी बार देख भी नहीं पाई। ना उनका चेहरा, ना उनका आंचल, बस यादें रह दी और उसे सकती रही चुपचाप। इतना सब होने के बाद भी उसने कोई सवाल नहीं उठाया। हर दिन बर्तन मांजती रही, खाना बनाती रही और ताने सुनती रही, बस इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन वो उसे बहू नहीं बेटी मान लेंगी। लेकिन फिर एक दिन मुझे बुखार आया और उल्टियां होने लगी थी। मेरी आंखों की रोशनी कम होने लगी। मुझे कुछ तांत्रिक के बारे में सुनने को आया और एक रात मैंने देखा सासू माँ कुछ राख जला रही थी और मेरे तकिए के नीचे कुछ रख रही थी। मैंने विवेक से कहा, कुछ ठीक नहीं है, माँ कुछ कर रही है, पर वो हंसकर बोला, तुम्हें वहम हो रहा है काव्या। और उस दिन मुझे समझ आ गया, अब मैं अकेली हूँ। एक दिन घर वालों ने दरवाजा तोड़कर देखा। काव्या जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी आंखें आधी खुली, मुंह से खून निकल रहा था और हथेली पर सिंदूर की लकीर खिंची हुई थी। खबर फैलाई गई कि काव्या ने आत्महत्या की, और जो भी कहानियां इन्होंने मेरे बारे में फैलाई है ना, वो सब इन्होंने ही रची थी, तांत्रिक के साथ मिलकर। बेचारे रामपाल मास्टर, पंडित जी और न जाने कितने मासूम लोग इनकी वजह से अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन अब मेरा समय है, आज मैं बदला लेकर रहूंगी। काव्या की बातें सुनकर सबका दिल पिघल गया था और विवेक की मां पर सबको गुस्सा भी आ रहा था। विवेक की मां नीचे जमीन पर बैठकर रो रही थी। काव्या से अपने किए कराए पर माफी मांग रही थी, लेकिन काव्या की आंखें लाल थीं, उसे बदला चाहिए था। तभी तांत्रिक बाबा ने काव्या से कहा, बेटा, तुमने इतना सब सहा है, तुम्हें पता है एक बार मरने से कई ज्यादा दुख रोज रोज मरने में होता है। विवेक के मां ने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया है कि शायद भगवान भी कभी उसे माफ नहीं करेगा, लेकिन इसका फैसला तुम विवेक पर छोड़ दो। मेरी जिंदगी से मेरा प्यार छीन लिया माँ। एक मासूम सीधी लड़की को आपने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो अमीर नहीं थी। आपने एक नहीं, 2 औरतों की जिंदगी बर्बाद की है, पहले काव्या, अब संध्या। अब मैं आपको वो सजा दूंगा जो कानून भी नहीं दे सकता। मैं आपको जिंदा छोड़ रहा हूं, लेकिन हमेशा के लिए अकेला। आज से इस घर में ना मैं आपसे बात करूंगा, ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे। अगर भविष्य में आपके सामने कोई नहीं आएगा, आप तड़पेंगी। रोज देखना चाहेंगे अपने बेटे की शक्ल, लेकिन देख नहीं पाएंगी। रोज सुनना चाहेंगी मेरी आवाज, लेकिन वो कभी सुनाई नहीं देगी। बस यही आपकी सजा है मां, रोज रोज मरना। विवेक की मां का चेहरा फट गया था रो रो कर। वो जमीन पर गिर पड़ी थी
पर अब कोई सहारा देने के लिए आगे नहीं आया। अब काव्या की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। गुस्से की जगह सुकून था और बदले की जगह मौन। संध्या के चेहरे पर अब डर नहीं, एक शांत मुस्कान थी। कमरे में बसी ठंडी हवा भी अब थम गई थी। दीवार पर लगी सिंदूर की लकीर खुद ब खुद मिट चुकी थी। काव्या चली गई थी, न हार कर न मार कर, बल्कि अपनी सच्चाई कहकर।